प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। दिल्ली में की देश के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। दिल्ली में विश्व लीवर दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की कार्यक्रम में शिरकत। कहा, मई 2020 से लेकर आज तक मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव किया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शिरकत। कार्यक्रम के संबोधन के दौरान विपक्ष पर साधा निशाना। नए शहराज मामले को लेकर कांग्रेस में आक्रोश। हैदराबाद में भारतीय युवक कांग्रेस ने ईडी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। दिल्ली में मुस्ताफाबाद इलाके में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरने से हड़कंप। हादसे के दौरान 4 लोगों की हुई मौत। कई नेताओं ने हादसे पर जताया दुख। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली दौरे के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मौके पर सीएम ने मुलाकात के बाद अपने सोशल मीडिया में लिखा कि पीएम से मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। दिल्ली में विश्व लीवर दिवस पर आईएलबीएस की ओर से आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मई 2020 से लेकर आज तक मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव किया। आवश्यक मात्रा में नींद, पानी और आहार और नियमित व्यायाम ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज मैं आपके सामने किसी भी तरह की एलोपैथिक दवा और इंसुलिन से मुक्त होकर खड़ा हूं। मैं एक मेरे जीवन का अनुभव साझा करने के लिए यहां आया हूं। मित्रों, 2020 के मई महीने से आज तक मेरे जीवन में मैंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। शरीर को जितनी चाहिए इतनी नींद, शरीर को जितनी चाहिए इतना पानी और शरीर को जैसा चाहिए ऐसा आहार और नियमित व्यायाम से मैंने मेरे जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है। और ये अनुभव को साझा करने के लिए मैं आया हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि ये 4.5 साल के समय में मैं आज करीब करीब सभी एलोपैथिक दवा और इंसुलिन से मुक्त होकर आपके सामने खड़ा हूं। और आज विश्व यकृत दिन पर भी मैं देश भर के विशेषकर सभी युवाओं को, जिनको अभी 40-50 साल तक अपना जीवन व्यतीत करना है, इस देश के विकास में योगदान देना है और देश के विकास के माध्यम से एक हम सब इच्छा करते हैं ऐसे विश्व का निर्माण करना है, वो युवाओं को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अपने शरीर के लिए 2 घंटा और दिमाग के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद एक बार रिजर्व कर लीजिए। अनेक गुना उपयोगिता इसकी बढ़ जाएगी। और ये मेरा अनुभव है। अगर 4 साल पहले डॉक्टर शिव सरीन मुझे यहां बुलाते तो मैं नहीं आता, क्योंकि मैं यहां बात करने लायक ही नहीं होता। महात्मा बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग है। एक मां एक बच्चे को लेकर महात्मा बुद्ध के सामने उपस्थित हुई। उसने कहा, महात्मा जी, बेटा बहुत गुड़ खाता है, तो आप जरा उसको समझाइए। निश्चित मात्रा से ज्यादा कोई भी चीज खाना शरीर के लिए फायदे कारक नहीं होता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि सप्ताह के बाद आइए। एक सप्ताह के बाद मां फिर से आई और बुद्ध ने बेटे को समझाया कि आप ज्यादा गुड़ मत खाइए, इससे हानि होती है।
फिर मां से रहा न गया, उसने पूछा कि आपने यही बात एक सप्ताह पहले क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा, माताजी मैं स्वयं ही बहुत गुड़ खाता था, तो गुड़ छोड़कर बेटे को नसीहत देना चाहता था। तो मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। मेरे जीवन में डिसिप्लिन लाने का किसी एक महात्मा के आग्रह के कारण मैंने निर्णय किया और इन निर्णय का मुझे बहुत फायदा हुआ है। इस शेयर करने के लिए मैं आज यहां आया हूं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान में बाबर, तैमूर, औरंगजेब की तारीफ होती है तो यह समझ में आता है, क्योंकि उनकी नीति और राजनीति दोनों ही भारत विरोधी है। लेकिन इन लोगों की क्या मजबूरी है? औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ने का काम कुछ लोग हैं जो करते हैं, या फिर पाकिस्तान की किताबें, वो भी औरंगजेब की कसीदे करती हैं। पाकिस्तान में बाबर, तैमूर, औरंगजेब, गोरी, गजनवी के कसीदे पढ़े जाएं तब तो यह बात समझ में आती है, क्योंकि उनकी पॉलिसी, उनकी नीति और उनकी पॉलिटिक्स दोनों एंटी इंडिया है। आप गौर करिए, उन्होंने, पाकिस्तान ने जो भी मिसाइलें बनाई हैं उनका नाम बाबर, गोरी, गजनवी जैसे हमलावरों पर रखे गए हैं। पाकिस्तान का इंडिया स्टैंड हम समझ सकते हैं, मगर इन लोगों की क्या मजबूरी है जो नहीं समझते हैं? क्या उन्हें यह लगता है कि बाबर, तैमूर, औरंगजेब, गोरी, गजनवी के समर्थन करने से उन्हें मुस्लिम समाज का समर्थन मिल जाएगा? मैं मानता हूं कि ऐसा करके वह देश के मुस्लिम समाज का भी अपमान कर रहे हैं। मेरे बहनों भाइयों, हम मजहब की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे लिए सब भारतीय समान हैं, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी पंथ के हों, किसी भी मजहब के हों। यह बात हमने अपने पूर्वजों से सीखी है। हमारे आराध्य छत्रपति महाराज शिवाजी रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने कहा है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह हमारे पूर्वजों ने हमको संदेश दिया है। यही हमारी सनातन संस्कृति है। हमारे आराध्य छत्रपति शिवाजी महाराज से हमने सीखा है। हमने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी से सीखा है, जिन्होंने अपने लोगों के साथ मजहब के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं किया है, जिन्होंने हमेशा राम राज्य के आदर्शों के अनुकूल जनहिताय सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर बराबर उन्होंने काम किया है। हमारे आदर्श इस्लाम और मुसलमान विरोधी बिल्कुल नहीं थे। मैं दो टूक शब्दों में करना चाहता हूं। हकीम खान सूरी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ और मुगलों के खिलाफ लड़े थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में भी मुस्लिम समाज के लोग थे। मेरे बहनों भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज के अंगरक्षकों में सबसे भरोसेमंद सेवक मदारी नामक एक मुस्लिम युवक था, जिससे आप परिचित होंगे। ऐसे महाराणा प्रताप और छत्रपति महाराज शिवाजी हमारे नायक हैं, हमारे नायक हैं, हमारे नायक हैं। साथियों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानते थे। शिवाजी महाराज ने महाराणा प्रताप की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली से प्रेरणा ली थी। बहुत आदर सम्मान से महाराणा प्रताप के पोते से शिवाजी महाराज ने उनका चित्र भी मंगवाया था। यह भी इतिहास के पन्नों पर वर्णित है। महाराणा प्रताप हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत लोगों के नायक और प्रेरणा स्रोत थे। रास बिहारी बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं अन्य युवा क्रांतिकारी महाराणा प्रताप के जीवन से हमेशा ये लोग प्रेरणा लेते रहे हैं। आजादी की लड़ाई जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वह महाराणा प्रताप और छत्रपति महाराज शिवाजी के जीवन इतिहास से प्रेरणा लेते थे। साथियों, आज जब भारत आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और विकसित भारत के रूप में उसका उदय हो रहा है और उसमें भी समाज के सभी वर्गों,
का सहयोग प्राप्त हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी को लेकर हैदराबाद में भारतीय युवा कांग्रेस ने ईडी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की ओर से दायर की गई चार्जशीट सत्ता के दुरुपयोग का एक बहुत ही गंभीर उदाहरण है। यह कांग्रेस की पुरानी सोच को दर्शाता है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि आजादी से पहले बीजेपी के कृत संगठन की मानसिकता अंग्रेजों का साथ देने और उनकी सेना में भर्ती के लिए अपील करने की थी। देखिए, जो मानसिकता भारतीय जनता पार्टी और उसके मातृ संगठन की थी, अंग्रेजों का साथ देने की, उनकी फौज में भर्ती होने के लिए आह्वान करने की, तो उनकी नीति तो पूरी तरीके से जग जाहिर है कि वो अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, अंग्रेजों की चापलूसी करते थे। तो वो पार्टी जो देश के लिए लड़ रही थी आजादी की लड़ाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और वो अखबार जब सब खरीद लिए गए थे, अंग्रेजी हुकूमत के डर से बोलते नहीं थे और जो दहाड़ के आजादी की लड़ाई के लिए बोलता था, उस नेशनल हेराल्ड से बदला ले रही है भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार और झूठे, बेबुनियाद, घटिया आरोप लगा रही है और आरोप भी ढूंढे नहीं मिले। तो 365वें दिन उन्होंने एक चार्जशीट फाइल की जिसमें कुछ दम नहीं है। तो हम पूरी ताकत से साफ कर दें, न कांग्रेस कभी डरी है, न कांग्रेस डरेगी। वो हमेशा ऐसी ताकतों के खिलाफ अपनी लड़ाई, अपना संघर्ष जारी रखे। अनुराग को ऐड के जरिए कुछ चंद रुपए ही दिए जा रहे हैं, लेकिन नेशनल हेराल्ड को काफी पैसा दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? मैं एक चीज बता दूं, जो भी नेशनल हेराल्ड को या स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई धरोहरों को मजबूत करेगा, जो स्वतंत्रता संग्राम की भावना को आगे बढ़ाएगा, वो देशभक्ति का काम होगा। और हिमाचल सरकार ने किया है तो उसने अपने देशभक्ति का परिचय दिया है। हाँ, उसका विरोध वही ताकतें करेंगे जो अंग्रेजों के साथ खड़ी हुई थी जब हम देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। जरा अपनी सरकारों की तरफ देखें, कितनी फोटो मोदी जी की, कितनी फोटो भाजपा के नेताओं की वो विज्ञापन में देते हैं। जितने की योजना नहीं होती उसका दुगना तो विज्ञापन में खर्च होता है। ये है भाजपा की। ये जो ईडी ने चार्जशीट फाइल करी है नेशनल हेराल्ड के केस में, इसमें एक बहुत ही गंभीर उदाहरण उजागर करा है ईडी ने सत्ता के दुरुपयोग का। और ये कांग्रेस की पुरानी सोच को परिलक्षित करती है, जहां पर वो सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर कर, उनका इस्तेमाल कर कर अपनी जागीर बढ़ाने का औजार बना देती है। हैरानी की बात है कि 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति मात्र 50 लाख रुपए यानी कौड़ियों के भाव यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी को ट्रांसफर कर दिए गए। और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो ईडी की चार्जशीट दिखाती है कि यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जिसका 76% ओनरशिप गांधी परिवार का है। ईडी की चार्जशीट ये भी उजागर करती है कि 661 करोड़ रुपए का अवैधिक इलीगल संपत्ति आज भी एजेएल के हाथ में है। एजेएल वो है जो नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर चलाती थी और लगभग 90 करोड़ रुपए की इलीगल संपत्ति आज भी यंग इंडिया लिमिटेड यानी गांधी परिवार के स्वामित्व में जो कंपनी है उसके नीचे है। ये असाधारण बात है, इसकी जांच बहुत ज्यादा जरूरी है और कांग्रेस पार्टी की जवाबदेही बनती है इस देश की जनता को भी और 25 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष भी। दिल्ली
के मुस्तफाबाद इलाके में 4 मंजिला बिल्डिंग ढह जाने से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इतना ही नहीं, मलबे में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। तो वहीं इस हादसे को लेकर विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि 3 महीने पहले जब मैं चुनाव जीता था तब मैं इस इलाके में था। मैंने उस समय कहा था कि यह बिल्डिंग हादसे का कारण बन सकती है। मेरी संवेदनाएं हैं उन व्यक्तियों के प्रति जो चारों की डेथ हो गई है, उन परिवारों के प्रति जिनके परिवारजन चले गए और जो घायल हुए हैं, वो जल्द से जल्द ठीक हो, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। ये जो सिविक बॉडीज की ड्यूटी है, लंबे समय से दिल्ली के अंदर कॉरपोरेशन जब भी अवैध निर्माण होते हैं या इस किस्म के निर्माण होते हैं, उनके स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी क्या है, स्ट्रक्चर सेफ्टी क्या है, इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते। देश आगे बढ़ रहा है और देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आज भी पिछले 25 साल से डीडीए अपना कोई मास्टर प्लान नहीं लेकर पाई, जिसके कारण चारों तरफ अवैध निर्माण होता है। तो हाउसिंग पॉलिसी डीडीए नहीं लेकर पाई, जिसकी वजह से घर घर गली गली के अंदर अवैध निर्माण होते जा रहे हैं। दिल्ली के चारों तरफ जितने भी राज्य हैं, सबके अंदर एक अच्छी पॉलिसी है, परंतु दिल्ली में नहीं है। इसके कारण गरीब आदमी मंजिल पर मंजिल चढ़ाता जा रहा है और उसके स्ट्रक्चर की तरफ कॉरपोरेशन लंबे समय से ध्यान नहीं दे रही। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कॉरपोरेशन अपनी जिम्मेदारियां देखे और डीडीए लैंड के ऊपर डेवलपमेंट की पॉलिसी लेके आए, जैसे हरियाणा के अंदर है, जैसे यूपी के अंदर है, जैसे राजस्थान में है, जैसे दुनिया और देश के अन्य शहरों में है, ऐसे दिल्ली के अंदर भी आए, ताकि ये बात हादसों की पुनरावृत्ति ना हो। ये हादसा बहुत दुखद विषय है। आप खुद आए मौके पे, क्या करेंगे? ना, निश्चित रूप से मैं तो आज से नहीं, 3 महीने पहले जब मैं चुनाव जीता था उसी समय मैं यहाँ घूम रहा था। घूमने के बाद मैंने कहा ये कहीं न कहीं ये बिल्डिंग हादसे को दावत दे सकती है, जिसकी शिकायत मैंने विधानसभा के अपने माध्यम से और मैंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी कहा है, मैंने कमिश्नर एमसीडी कमिश्नर को कहा है। इसमें जो नेग्लिजेंसी हुई है, जो अधिकारी इसमें लिप्त है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जो मरे हैं उनको क्या मुआवजा मिलेगा? हाँ, निश्चित रूप से मुआवजे की बात करेंगे, अभी सरकार में बात करके जो उचित होगा उचित काम करेंगे। और यही नहीं, अभी डी ब्लॉक दयालपुर गली नंबर 5 में भी इसी प्रकार से बिल्डिंग बनी है। पूरे मुस्तफाबाद के अंदर यदि कहीं बिल्डिंगों को कोई या जान को मारने का दावत दिया जा रहा है, ये मुस्तफाबाद में हो रहा है। अनलीगल ढंग से बिल्डिंगें बनाई गई, सारी कोई बिल्डिंगों में कोई नहीं, अभी मुझे नहीं जानकारी है कितने लोगों की, लेकिन मैं वहां जा करके उसकी वास्तविक स्थिति। और आप एक चीज और देखेंगे, ये बिजली कंपनी गरीब आदमी को बिजली का कनेक्शन नहीं दे रही है। मकान के नीचे अंदर बिजली का पोल लगा है, फिर उसको कनेक्शन कैसे मिल गया? घर के बाहर यदि तार चले जाए, गरीब को बिजली नहीं मिल रही है। और यहाँ इतना बड़ा ये प्राइवेट कंपनी हो या एमसीडी का हो, इन डिपार्टमेंटों ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है और आज इस हादसे ने इनकी पोल खोल दी। वहीं दिल्ली हादसे को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सारे नियमों को ताक पर रखकर ऐसे मकानों का निर्माण हो रहा है। जो भी अधिकारी इसमें दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। जिस बिल्डर ने इसे बनाया है उसे भी सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि घटना बहुत दुखद है। 4 शव निकाले जा चुके हैं और 15 लोगों को बचाया जा चुका है। हाँ, एक बहुत ही दुखद घटना हुई है मुस्तफाबाद विधानसभा के मुस्तफाबाद वार्ड में, और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो जानकारी मिल रही है उसमें बहुत ही चिंताजनक स्थिति में लोग उसमें दबे हैं। हम पहले कोशिश कर रहे हैं कि उसको रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाए, लोगों को निकाला जा सके, मलबे हटाए जा रहे हैं। जैसे जैसे जानकारी आएगी वो देंगे मीडिया के थ्रू सबको।
लेकिन ये घटना दुखद भी है और अलार्मिंग भी है। जो मुझे पता चल रहा है कि बहुत ही पतली दीवार पे 4 मंजिल बिल्डिंग बन गई थी और अचानक से गिर गई। तो लोगों को सावधान रहना चाहिए। ऐसी घटनाओं से एक संदेश ये भी जाता है कि हम अपना घर इतनी जल्दी जल्दी में बना लेते हैं, बिना किसी तैयारी के बना लेते हैं और उसका ये खामियाजा हो जाता है। पीछे अभी एक और बिल्डिंग गिर गई थी बुराड़ी में। तो लोग इससे सीख भी लें और पहले इसको जो लोग दबे हैं उनको हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में ऐसी कई सारी मंजिलें हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये जांच का विषय है? 100% इसमें जांच होगी ही, लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है कि बनाने वाले लोग इतने उदासीन क्यों हैं अपने घर को लेकर के। जहां तक मुझे पता चल रहा है कि ये 4 इंच की ही 5 इंच की दीवार पे 4 मंजिल बिल्डिंग बन गई थी। तो जो लोग बनाएं वो कम से कम बिल्डिंग को सुरक्षित तो बनाएं। और ये एक बहुत बड़ा बिल्डिंग में, एक दिल्ली में बिल्डिंग बनाने में इतना बड़ा करप्शन है कि वो सब का ये असर है। और मुझे दुख इस बात का होता है कि लगातार ऐसी बिल्डिंग गिरती है, लोग छुप छुपा के अपनी बिल्डिंग बनाते हैं। बिल्डिंग बनाने के लिए इलीगल तरीके से पैसा लिया जाता है और इतनी बड़ी दिल्ली के इतने अधिकारियों होने के बाद भी 10-12 साल फिर 27 साल तक कोई इस पे कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग अभी बीजेपी की सरकार बनी है, इनके तह तक जाना चाहिए और कौन वो लोग हैं जो इस तरह से रिश्वत लेकर के बिल्डिंगें बिना किसी प्रावधान के बना देते हैं। उनकी शिनाख्त भी होनी चाहिए और किसी से भी जुड़े हों उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी एक मैसेज जाता है। सीलमपुर में 17 देखिए, ये बहुत ही पीड़ादायक दुखद घटना है। रात को ये बिल्डिंग गिरी है। रात से ही दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ राहत कार्यों में लगा है। मुख्यमंत्री महोदया स्वयं इस कार्य का निरीक्षण कर रही हैं। उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है देखने के लिए। 4 शव निकाले जा चुके हैं, 15 लोगों को बचाया भी जा चुका है और अभी आशंका ये है कि इस मलबे के नीचे 10 लोग और हो सकते हैं, ऐसी आशंका है। लेकिन साथ साथ ये बात भी है कि ये केवल दुर्घटना नहीं है, ये आपराधिक लापरवाही है। इसके लिए अधिकारी और बिल्डर जिम्मेदार है और इनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा, इनमें से किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और जिस प्रकार आप देख रहे हैं इस पूरे इलाके में 6-6 मंजिल 7-7 मंजिल अवैध निर्माण है। ऐसा मुस्तफाबाद में, सीलमपुर में, जाफराबाद में, जामिया मिल्लिया में, सीमापुरी में और पुरानी दिल्ली में, ऐसे सारे इलाकों में ये अवैध निर्माण दिल्ली में चल रहे हैं। हमने एमसीडी कमिश्नर को यहाँ पर बुलाया है और ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अधिकारी बख्शा ना जाए और जहाँ भी इस प्रकार के अवैध निर्माण चल रहे हैं दिल्ली में उन सबके ऊपर कार्रवाई की जाए। जब तक हर एक व्यक्ति को हम बचा नहीं लेंगे सुरक्षित, तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। आसपास की कुछ और बिल्डिंगें भी इसी प्रकार से खतरनाक है, उनको भी खाली करवाया गया है और हर एक बिल्डिंग के आसपास निरीक्षण किया जा रहा है। जहां जरा सा भी खतरा नजर आएगा सब लोगों को खाली कराया जाएगा। और आपने ट्वीट भी किया है कि एनडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है कि जिस तरीके से ऐसी कमजोर बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है, उसकी सारे नियमों को ताक पे रख करके इस तरह की भवन निर्माण में जो अधिकारी दोषी हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्टर या जो बिल्डर उसमें लगा है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। और ये इतनी जिस तरह की बिल्डिंग्स यहाँ पे पूरे के पूरे शहर में हैं, उन सब को नोटिफाई करके उन पे एक्शन होना चाहिए। इस तरह से जिस दुर्घटना होने के कारण लोगों का मारा जाना, क्षतिग्रस्त होना हम सब के लिए बड़ा पीड़ादायक है और प्रशासन को पूरी तरीके से ताकीद किया गया है। दोषी लोगों को सजा मिलनी चाहिए और परिवार को मेरी आगरा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान और उसके तहत हमें मिलने अधिकारों का पालन करते हुए आगे बढ़ी है। पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को और जो हमें लोकतंत्र में अधिकार मिले हैं
उन अधिकारों के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है अपने संविधान पर और कानून पर। जिन्होंने तलवारें लहराई, जिन्होंने सुना है कि बहुत सी तैयारी के साथ कुछ कुछ रख कर के लाए थे और जिन्होंने गालियां दी हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं, बीजेपी कानून मानने वाली नहीं है। बीजेपी अधिकारों को छीनने वाली है, संविधान पे चलने वाली नहीं है। राणा सांगा वर्सेस बाबर की लड़ाई का अंत आज हम माने कि आगरा से हो चुका है। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी हॉस्पिटलों के नाम राणा सांगा वर्सेस बाबर की इस लड़ाई का अंत समाजवादी पार्टी यहाँ से कर दे रही है आज। देखिए, मोटा मोटा इतिहास में जाना चाहिए। राजपाट आए चले गए, कभी किसी का राज था, मुगलों ने राज कर दिया, फिर मुगलों का राज चला गया, अंग्रेजों ने राज कर दिया, फिर हम सब हिंदुस्तानी मिलकर के अंग्रेजों को हटा दिया, अब फिर हम सब लोगों को मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को। सर, योगी जी आगरा आए थे, उनके द्वारा बताया गया कि अम्बेडकर हॉस्पिटल का नाम बदल दिया गया था, वो दलित की राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? पहले तो एक बात दिमाग में आप डाल दो, योगी जी को कुछ नहीं आता। आपको याद है उन्होंने सदन में कहा था 46 में 56, याद है आपको? 46 में 56। वो जीरो को जानते नहीं, जीरो क्या होता है, वो अंडा और जीरो को जानते नहीं है। और अगर संविधान को जाना होता है तो क्या वो डंडे की बात करते हैं? क्या वो डंडे की बात करेंगे? क्या विधानसभा में ये अगर ठोक दो, और ठोक दो का असर क्या हुआ? आपको याद होगा एक वाल्मीकि नौजवान थाने में मार दिया गया था पीट करके। आजमगढ़ में एक दलित, उसको इतना मारा और देखिए पुलिस को बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कहा कि उसने फांसी लगा दी। और फांसी किससे दिखाई पुलिस ने? नाड़े से और पत्ती रस्सी से। अभी एक उपाध्याय, गरीब ब्राह्मण, बस्ती में पीट करके मार दिया गया थाने में। तो ये ठोको नीति का असर नहीं है। सच्चाई ये है, ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में भोले भाले लोग तलवारें लेकर के निकले। अखिलेश लखनऊ में मंत्री ओपी राजभर ने समाजवादी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा बीजेपी की पिच पर खेल रही है। सपा हमेशा दंगों की राजनीति करती है और उसी का शिकार होती है। देखिए, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पीछ पे खेल रही है। समाजवादी पार्टी हमेशा दंगों की राजनीति की है और उसी की वो शिकार है। इससे समाजवादी पार्टी का फायदा होने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी को गरीबों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की बात करनी चाहिए। प्रदेश में बेहतर शिक्षा के लिए आवाज उठानी चाहिए। जब देश में एक देश एक राशन कार्ड का कानून बन गया, एक देश एक चुनाव का कानून बनने वाला है, तो एक देश एक समान और अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा का कानून क्यों नहीं ये बात बोलते? ये 27% आरक्षण जो है बांट करके सबको देने की बात क्यों नहीं बोलते? एक गरीबों को फ्री इलाज की बात क्यों नहीं बोलते? ये प्रदेश में अमन चैन भाईचारे की बात क्यों नहीं बोलते? ये हमेशा नफरत की राजनीति किए हैं और नफरत का बीज बोए हैं और उसी को ये समय समय पर जगाते उगाते हैं। आपने कहा बीजेपी की पिच पे खेलना, इसका क्या मतलब है? आप वो उनको समझ नहीं है कि 2 जून गेस्ट हाउस कांड मायावती जी के साथ, मायावती जी भी तो दलित थी, मायावती जी के साथ जो घटना हुई किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने किया था। खुलेआम विधायकों को सड़क पर घसीटते हुए, भूसा की तरह गाड़ी में लाद करके भागते हुए यही समाजवादी पार्टी के लोग ले गए थे ना। उस समय वो दलित नहीं थी, आज इनको दलित दिखाई दे रहा है। ये समाजवादी पार्टी के लोग प्रमोशन में आरक्षण खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने खत्म किया।
पिछड़े दलित महापुरुषों के नाम पर बनी योजनाएं, उन योजनाओं को खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के दौरान गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन किया, जहां सीएम योगी ने लोगों की शिकायतें सुनी और कई समस्याओं का सीएम योगी ने मौके पर ही समाधान किया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान सीएम धामी ने मौजूद लोगों की समस्याओं को सुना और कई समस्याओं का सीएम ने मौके पर ही समाधान किया। इसके साथ ही बची कई समस्याओं को लेकर सीएम ने अधिकारियों को निवारण के निर्देश दिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।